नमस्कार बच्चों। आज अपन ये पार्ट फर्स्ट में जो भारतीय संस्कृति के तत्व है उसमें जो प्राचीन प्रमुख शिक्षा केंद्र हैं उनके बारे में चर्चा कर रहे हैं। यहाँ पे नालंदा की चर्चा करते हैं अपन। नालंदा भारतीय इतिहास में जो शिक्षा केंद्रों में इसका बहुत प्रमुख स्थान था। गुप्त काल में नालंदा विश्वविद्यालय की नींव पड़ी। नालंदा बिहार के पटना नगर के दक्षिण पश्चिम में 40 मील दूर स्थित एक बड़गांव नाम का गांव है। ये वहाँ पे स्थित था। कहते हैं गुप्त राजाओं द्वारा जो अकूत संपत्ति इन शिक्षा केंद्रों को दी गई, इससे ये शिक्षा केंद्र उस समय बहुत अधिक फले फूले। गुप्त राजा मूलतः हिंदू धर्मावलंबी थे और उनका जो कार्यकाल ये बताते हैं कि जो 414 से 454 ईस्वी तक जो समय था, इसमें कुछ बाहरी आक्रांता जो आए, उन आक्रांताओं ने इस विश्वविद्यालय के ऊपर एक तरह से इतना प्रहार किया कि ये छत विछत इस स्थिति में हो गया कि बाद में बहुत इसका एक तरह से फलना फूलना बहुत मुश्किल हुआ। नालंदा को पुनः भव्य रूप धारण करने के लिए कहते हिंसा, कहते कि जब वो 7वीं शताब्दी में यहाँ पे आया तो उस समय विद्योपार्जन और संस्कृति का एक तरह से अंतर्राष्ट्रीय केंद्र था ये, जहाँ भारत भर से तो छात्र आते ही थे, साथ ही सुदूर मध्य एशिया, चीन, कोरिया, जावा, यहाँ से जो ज्ञान पिपासु विद्यार्थी थे वो यहाँ से आया करते थे। जैसे जैसे विद्यार्थियों की संख्या बढ़ती गई वैसे वैसे रहने के लिए मठ और इनके जो कक्ष आदि हैं उनका भी एक तरह से निर्माण होने लगा। कहते हैं 8 जो सभा भवन थे इतने भव्य थे कि जिनमें बहुत एक साथ सैकड़ों की तादाद में जो विद्वद्गण थे वहाँ आके सभासद कर सकते थे और करीब 300 छोटे कक्ष थे जिनमें कक्षा कक्ष चलते थे। ह्वेनसांग के जो जीवन चरित्र को लिखने वाले हुइली वो कहते हैं कि नालंदा के स्थापत्य और वास्तुशिल्प का उन्होंने वर्णन करते हुए कहा है कि बहुमंजिली इमारतें आकार, प्रकार और ऊंचाई की दृष्टि से अत्यंत भव्य, ऊपर के बादलों तक अपना मस्तक ऊंचा कर किए दिखाई देते हैं। उनकी खिड़कियों में नित्य नया रूप धारण करते हुए बादल दिखाई देते हैं। निर्मल जल से भरे हुए सरोवरों में नीलकमल तैरते हैं। बीच बीच में गहरे लाल रंग के फूल अपनी छटा बिखेरते हैं। थोड़ी थोड़ी दूर पर आम्रकुंज अपनी छाया से पृथ्वी को ढक लेते हैं। इमारतों में अत्यंत सुंदर जंगले और कटहरे हैं। छतों पर ऐसे चौक बने हुए हैं कि उनके प्रकाश हजारों अलग अलग रंगों में प्रतिबिंबित होते रहते हैं। इन सब कारणों से यहाँ के जो सौंदर्य है एक तरह से उनको सौंदर्य को 4 चांद लगाते हैं इन सारी व्यवस्थाओं के कारण। नालंदा का जो प्रशासक था, कहते हैं इनका जो प्रशासन है मुख्य एक मंडल जो अधिकारी है उसके अधीन था। उसमें कुलपति सर्वोच्च अधिकारी होता था, उसके अधीन पंडित उनका सहायक होता था। विश्वविद्यालय में अत्यंत श्रेष्ठ पुस्तकालय थे जिनमें रत्न सागर, रत्नरंजक, रत्नोदधि, ये 3 इस प्रकार से भव्य भवन बने हुए थे। रत्नोदधि जो भवन था वो कहते हैं कि 9 मंजिल ऊंचा था और उसमें प्रज्ञा पारित जो श्रेणी के उच्च कोटि के जो धर्म ग्रंथ है, तांत्रिक रचनाएं हैं, इस तरह की उसमें संग्रहित थी। ग्रह, नक्षत्र आदि को देखने वाले, उनको अध्ययन करने वाले वेदशालाएं स्थापित थी वहाँ पे। नालंदा के अंदर लगभग एक साथ 10,000 विद्यार्थी शिक्षा ग्रहण करते थे। विश्वविद्यालय में प्रवेश बहुत कठिन होता था उस समय और एक तरह से उसमें प्रवेश के लिए लोगों को इस प्रकार से जो मौखिक परीक्षा थी वो देनी पड़ती थी। विश्वविद्यालय एक तरह से महायान जो संप्रदाय है बौद्ध धर्म का उस पंथ से संबद्ध था। यहाँ पे वेद, तर्कशास्त्र, व्याकरण, चिकित्सा, ज्योतिष, कल्प, सांख्य आदि के साथ साथ में विभिन्न तरह के व्याख्यान, अध्ययन गोष्ठियाँ,
वाद विवाद और शास्त्रार्थ आदि का एक तरह से प्रमुख शिक्षा केंद्र था ये। इत्सिंग नामक ये विद्वान जो है चीनी यात्री, उन्होंने कहा है कि विश्वविद्यालय की जो शिक्षण पद्धति है वो इतनी अनुपम थी कि देखने लायक थी। यहाँ विद्यार्थियों की शिक्षा जो है वो एक तरह से पूर्णतः निःशुल्क थी। उनके रहने, खाने और चिकित्सा आदि का सारा व्यय विश्वविद्यालय वहन करता था। इत्सिंग ने लिखा है कि विश्वविद्यालय के पास 200 ग्राम संपत्ति है जो पीढ़ी दर पीढ़ी अनेक राजाओं से दान में प्राप्त हुई है, और उसी से उनका जो विश्वविद्यालय है उसका जो खर्चा है वो इन्हीं गांवों से चलता है। 8वीं शताब्दी तक नालंदा विश्वविद्यालय एक तरह से शिक्षा का प्रमुख केंद्र था, लेकिन और इसमें पढ़ने वाले जो विद्वान थे, कहते हैं धर्मपाल, चंद्रपाल, गुणमती, स्थिरमती, शीलभद्र, धर्मकीर्ति, शांति रक्षित, जिनमित्र, भद्रसेन, प्रभाकर मिश्र, जिनभद्र ऐसे प्रभावशाली विद्वान हुए हैं यहाँ पे। और कहते हैं शीलभद्र आदि तो ऐसे विख्यात विद्वान हुए हैं कि बड़े बड़े जो राजा महाराजा थे वो इनके चरणों में एक तरह से शीश नवाना, अपने आप को गौरवान्वित महसूस करते थे। 9वीं शताब्दी में जावा और सुमात्रा के राजा बालभद्र देव ने नालंदा में एक विहार का निर्माण करवाया, और 10वीं और 12वीं शताब्दी में विश्वविद्यालय बौद्ध धर्म का साहित्यिक केंद्र, एक तरह से प्रमुख केंद्र था। 12वीं सदी के आते आते आक्रांताओं ने इतने आक्रमण किए इससे, जिससे ये जो विश्वविद्यालय था ये एक तरह से छत विछत हो गया और अस्तित्व विहीन इस प्रकार से हो गया। धन्यवाद। आज इतना ही।